डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सभी कक्षा 10 के भैया बहनों का स्वागत है। आज हम आपको समाज विज्ञान विषय के उपविषय इतिहास में अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में विस्तृत रूप से समझाएंगे, जिसको आपको समझना है। इसमें सबसे पहला शब्द आता है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना। जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, वहाँ जब हमारा लगाव होता है, इसी प्रकार जब हमारा जो देश है या जो हमारा राष्ट्र है, उसमें जब हमारे लगाव हमारा उससे बढ़ता चला जाएगा, वह राष्ट्रवाद कहलाता है। जिसमें एक शब्द होता है राष्ट्र। राष्ट्र धर्म से बड़ा होता है। राष्ट्र जो होता है वह किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलते हैं। राष्ट्र जो होता है वह धर्म से बहुत बड़ा होता है। धर्म, इसके धर्म, जाति, ये सब नीचे की बातें। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। राष्ट्र किसी साझा विरासत से बना होता है। इन राष्ट्र में कोई साझा विरासत होगी, जैसे वहाँ की भाषा एक हो सकती है, वहाँ का धर्म एक हो सकता है, वहाँ संस्कृति एक हो सकती है, उस राष्ट्र का इतिहास को लेकर हम उसमें साझा हो सकते हैं, या उसके अनेक उद्देश्य और भी हो सकते हैं जो हमें राष्ट्र की तरफ हमारे लगाव को बढ़ाते रहते हैं। इसी प्रकार जहाँ हम एक ही भाषा को मानने वाले बहुत से लोग होते हैं, वह हमारा राष्ट्र कहलाता है। या किसी एक धर्म को मानने वाले बहुत से लोग होते हैं, वह हमारा राष्ट्र कहलाता है। राष्ट्र और देश दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। एक देश राष्ट्र नहीं हो सकता, लेकिन राष्ट्र एक देश हो सकता है। ये सब हमने इस चैप्टर में राष्ट्रवाद के माध्यम से समझा है। भारतीय इतिहास का रूप बहुत ही बड़ा है। भारतीय इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसमें अंग्रेजी शासन के पहले जब हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, उससे पहले हमारा देश बहुत शक्तिशाली था। हमारा देश बहुत शक्तिशाली था। यहाँ बहुत ही प्रतापी राजा हुए हैं इससे पहले। जैसे यह वह समय था जब भारत में गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, इससे पहले अशोक हुए हैं, अशोक सम्राट, जिसने विश्व को जीता, पूरे विश्व को जीत लिया, ऐसे अशोक सम्राट हुए हैं। दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य। हमारे देश में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो किया, उस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया। उसके बाद महमूद गजनबी, और महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मैं दिल्ली सल्तनत की इस समय यहाँ बात करता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक इस सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना, इस दिल्ली सल्तनत का। जिस समय मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के बाद अपने देश को वापस लौट गया। एक बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, दूसरी बार में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद वह वापस चला गया और दिल्ली का राजा उस समय वह अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने बना दिया। यह 1206 में हुआ। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना, और दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत ही अच्छे तरीके से शासन को किया। इस पूरे दिल्ली सल्तनत को 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग इसके बनाए गए, जिसमें पहला था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी वंश, इसके बाद आया तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश, इसमें हर एक वंश के जो राजा हुए हैं वह बहुत प्रतापी थे। जैसे गुलाम वंश में सबसे पहले राजा बने कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद राजा हुए इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश की जो लड़की थी, जो प्रथम सुल्तान या राजा भारत की कही जाती है, वह बनी, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बाद आए गायसुद्दीन बलबन, और इसके बाद फिर खिलजी वंश के संस्थापक और खिलजी वंश के प्रतापी शासक हुए अलाउद्दीन खिलजी, और तुगलक वंश के प्रतापी शासक हुए मोहम्मद बिन तुगलक। फिर सैयद वंश के संस्थापक थे खिज खां, और इसके बाद आता है हमारा लोधी वंश, जो 5वां वंश इस दिल्ली सल्तनत की हम इस समय बात करते हैं। 5वां वंश था लोधी वंश, जिसके संस्थापक थे बहलोल लोधी। इसके बाद हमारे देश में मुग़ल आए,
और मुग़ल आने पर पहला युद्ध बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हुआ, 1526 ईस्वी में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और वहाँ उसको मार दिया गया, और उस समय से हमारे भारतवर्ष में मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी और यहाँ सबसे प्रथम राजा बने बाबर। बाबर ने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक बहुत महान 4 युद्ध लड़े। 4 युद्ध उनके बताए जाते हैं। पहला पानीपत का युद्ध, दूसरा खानवा का युद्ध, तीसरा चंदेरी का युद्ध, और 4 नंबर पर उन्होंने 1930 में लड़ा जिसका नाम था घाघरा का युद्ध, जो घाघरा नदी पर उन्होंने लड़ा। इसके बाद उनके पुत्र इस मुग़ल साम्राज्य के शासक बने जिनका नाम था हुमायूं। हुमायूं के बाद अच्छे शासक थे, 4 भाई थे हुमायूं, जो बाबर के 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने प्रत्येक भाई को एक एक क्षेत्र बांट दिया। इसके आगे जब हम चलते हैं तो बीच में आए इसके बीच में आते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। कुछ साल के बाद, 5 साल के अंतराल के बाद, फिर शेरशाह सूरी को दोबारा से हुमायूं ने हराया और वह फिर शासक बने। हुमायूं की मृत्यु के बाद हुमायूं के पुत्र यहाँ अकबर शासक बने। अकबर ने बहुत महान कार्य किए। अकबर अच्छे शासक को चलाने में मुग़ल साम्राज्य में सबसे अच्छे शासक कहे जाते हैं अकबर, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लेकर कार्य किए अकबर ने। अकबर के बाद उनके पुत्र सलीम, जिनका दूसरा नाम जहांगीर के नाम से जाने जाते हैं, उसके बाद शाहजहां बने। जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य के शासक बने। इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 की ईस्वी में आई थी, उस समय मुग़ल साम्राज्य में जो शासक थे वो थे जहांगीर। जहांगीर के समय अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से स्थापित की 1600 ईस्वी में। यह कंपनी सूरत में स्थापित की गई। गुजरात के सूरत शहर के अंदर इन्होंने सबसे पहले अपना कार्य शुरू किया, और उसके बाद पूरे देश में धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए। जहांगीर, हमने बात की थी अभी मुग़ल साम्राज्य में औरंगजेब एक क्रूर शासक था, एक धर्म को लेकर चलता था, केवल मुस्लिमों के लिए ज़्यादा सोचता था, हिंदुओं को परेशान करता था। इसके बाद इस वंश के अंतिम शासक हुए हैं, उनका नाम था बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र ने जब हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया था, और उन्होंने दिल्ली में पूरे आंदोलन को चलाने की जिम्मेदारी बहादुर शाह जफ़र को दी गई थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उस समय मुग़ल साम्राज्य था, और मुग़ल साम्राज्य होने पर उस समय जहांगीर वहाँ के शासक थे भारत के। उन्होंने उनको रहने के लिए वहाँ कंपनी स्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद कंपनी ने धीरे धीरे अपना कार्य बढ़ाना शुरू किया, व्यापक क्षेत्र उसने कर लिए, और बहुत से बंगाल पर उन्होंने अपना कब्जा धीरे धीरे जमा लिया। उसके बाद एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम था पिलासी का युद्ध, जो 1850 ईस्वी में लड़ा गया। पिलासी का युद्ध, वह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी एवं अंग्रेज़ों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और यहाँ अंग्रेज़ों की जीत हुई। इस जीत के साथ अंग्रेज़ों ने अपना स्थापित पूरे बंगाल पर जमा लिया। वह पूरे बंगाल पर उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया, और बंगाल को अधीन करने के बाद उसके बाद उनके मन के अंदर विचार आया, अब पूरे भारत को हम अपने कब्जे में लेंगे। ये कार्य उन्होंने भली भांति अपने तरीके से कार्य करना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप महाद्वीप में हुआ, जिस समय यह 1914 से 1919 तक चला। यह विश्व युद्ध में अंग्रेज जो इंग्लैंड था उसने भी वहाँ पर सहयोग किया, उसने भी भाग लिया उस विश्व युद्ध में। उसमें वहाँ के भाग लेने का असर हमारे भारत में भी दिखाई दिया। भारत में इसका बहुत ज़बरदस्त असर दिखाई दिया।
भाग तो उन्होंने लिया, लेकिन कारण उनकी सरकार हमारे यहाँ थी। हमारे यहाँ सरकार थी तो उन्होंने हमारे यहाँ बहुत से कर, अन्य तरीके के कर उन्होंने लगा दिए। इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों का शासन था तो स्वाभाविक सी बात है, जिसका शासन होता है वह किसी दूसरे देश में या अपने देश में कोई भी कार्य करता है, लेकिन उसका प्रभाव दूसरे देशों तक जाता है। इसका प्रभाव हमारे देश में बहुत अधिक दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि युद्ध से अंग्रेजों का रक्षा व्यय खर्चों में भारी इजाफा हुआ। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब युद्ध लड़ा तो सारा जो उसका अपना जो उनके पास पैसा था या जो व्यय था वो सारा खर्च उन्होंने अपने युद्ध के सामानों पर कर दिया, युद्ध के सामान एकत्रित करने पर कर दिया। तो वहाँ उनको परेशानी आई, इजाफा हुआ। इसकी भरपाई करने के लिए, यानी उस व्यय की भरपाई करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे भारतवर्ष के अंदर करों की वृद्धि कर दी, यानी कर बढ़ा दिए, जिसमें सीमा कर शुल्क लगा दिया। जो कोई अगर किसी राज्य से दूसरे राज्य में आएगा तो उसको टैक्स देना होगा, कर देना होगा। आयकर उन्होंने बढ़ा दिया, किसी की कितनी आय होती है। आजकल भी हमारे ये आयकर या शुल्क कर, मतलब सीमा कर, ये सब लगते हैं, लेकिन उसका और उस समय के कर में और आज के कर में बहुत अंतर है। उस समय जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे कर लेती थी उसका बदले में हमको कुछ नहीं देती थी, लेकिन जो आज गवर्नमेंट हमसे कर लेती है तो उससे बहुत से कार्य वह करती है, जैसे सड़कें डलवाने का कार्य या बिजली पूर्ति कराने का कार्य या अन्य बहुत कार्य हैं, या जैसे सरकारी विद्यालय खुले हुए हैं, इसमें शिक्षकों के लिए वेतन, या बहुत सी जगह जैसे क्या जो हमारे नए नए अचानक जो अत्याधुनिक कार्य हो रहे हैं देश के अंदर, उन सब में सहयोग करने का काम केवल हमारी गवर्नमेंट इस समय उस कर के पैसे से करती है, यानी कि उस टैक्स से वो सारे कार्य होते हैं। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। इन लोगों ने यहाँ पर यहाँ की जो वस्तुएं थी, जो हम वस्तुएं यहाँ बेचते थे, उन सब पर कर लगा दिया। जैसे आप इसको समझिए, कपास हमारे यहाँ उत्पादित होती थी, उस कपास को वो यहाँ से कच्ची कपास को भेज देते थे अपने देश यानी इंग्लैंड। वहाँ से उसका कपड़ा तैयार हो जाता था और वो कपड़ा यहाँ पर आकर बहुत कम कीमतों में बिकता था, बहुत कम कीमत। क्यों? क्योंकि वहाँ हमारे देश में इंग्लैंड की ही सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वह उस पर कोई टैक्स नहीं लगाती थी। लेकिन हम जो माल तैयार करते थे और जब हम उसको अपने ही देश में बेचते थे तो उस पर वो कर लगाते थे, तो जिससे हमारा जो काम धंधा था, जो सारे व्यापारी, जो कार्य करने वाले लोग थे, उन सब ने उस काम को छोड़कर मजदूरी पकड़ ली, क्योंकि इतनी परेशानी पैदा हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इसके बाद 1913 से 1918 के बीच, यानी इतनी बड़ा बदलाव इस प्रथम विश्व युद्ध से आया जो हुआ यूरोप में, लेकिन असर भारत तक इसका दिखाई दिया कि जिस वस्तु के रेट 1913 में 1 रुपये थे तो 1918 तक पहुंचने में 2 रुपये हो गए, यानी दुगना हो गया। कोई वस्तु 100 रुपये की थी तो 200 रुपये, इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसके बाद गांव में सिपाहियों को जबरन भर्ती कराया गया, यानी गांव वो लोग चले जाते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सिपाही थे वो वहाँ से जो नए युवा लड़के होते थे उनको पकड़ के लाते थे और उनको वहाँ से पकड़ करके और पहुँचा देते थे वहाँ इंग्लैंड, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा था तो लोग भागते थे इधर उधर, बहुत परेशान लोग हुए इनसे। इसके बाद इसी समय ये हम इन सबको टैक्स सब चीज़ को तो परेशान जब हम सरकार से थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट से थे, वो तो थे ही थे, लेकिन अचानक उसी समय सन 1918 और 1919 में और 1920 और 1921 में हमारे भारतवर्ष में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने से सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों को कुछ भी वस्तुएं यानी खाने तक की उपज वह नहीं कर पाए, कैसे अपने खाने पीने का काम चलाएं यह भी उनको दिक्कत हो गई। अकाल पड़ने से वर्षा नहीं हुई, वर्षा ना होने से फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई। सब लोग वर्षा पर डिपेंड थे उस समय ये ट्यूबवेल जो आज आप अत्याधुनिक चीज़ें देखते हैं ये सब कुछ नहीं होता था। केवल किसान वर्षा पर ही आधारित होते थे बस। इसके अलावा कोई भी उनके पास ऐसा तकनीकी साधन नहीं था जितने साधन आज हमको मुहैया हो गए हैं।
आज हमारे पास बहुत साधन है। इसके बाद अब अकाल से भी हम निपटे, तो अचानक एक फ्लू की महामारी हमारे देश में फैल गई। फ्लू महामारी हमारे देश में आई और इस फ्लू महामारी से इस दशक में यानी कि सन जब 1921 की जनगणना हुई, सन 1921 की जनगणना हुई, तो इसमें लगभग 120 से 130 लाख लोगों की मृत्यु इस जनगणना में रिकॉर्ड हुई, इस महामारी के कारण और अकाल के कारण ऐसा हुआ। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन कई चलाए, जिनकी शुरुआत महात्मा गांधी जी ने, जिनको सभी आप लोग जानते हैं, दक्षिण अफ्रीका से ही कर दी थी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी एक बैरिस्टर के पद पर रहे, वहाँ बड़े वकील थे, वहीं पर उन्होंने सारा अपना शिक्षा दीक्षा का कार्य किया। उसके बाद वह दक्षिण अफ्रीका में रहे। वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने वहाँ की जो नस्ल भेद की सरकार थी, यानी रंग भेदी जो सरकार थी, उसके विरुद्ध भी एक आंदोलन चलाया और वह आंदोलन, वह संघर्ष उनका सफल रहा। जितने भी आंदोलन अभी तक उन्होंने किए वो सारे सफल रहे। शुरुआत उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से ही इन आंदोलनों की कर दी थी। भारत में सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी वापस आए, भारत की दशा को देखा। इससे पहले भी भारत की जो दशाएं थी वह न्यूज़ चैनल के माध्यम से या अखबार समाचार पत्रों के माध्यम से वह वहाँ पढ़ते रहते थे। और उन्होंने एक समाचार पत्र के माध्यम से एक पुस्तक भी अपनी लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि वहाँ जब तक भारत के वासियों ने ही, यानी भारत में रहने वाले व्यक्तियों ने ही ब्रिटिश सरकार को वहाँ पर रोक रखा है। जिस दिन भारत में रहने वाले लोग उनकी खिलाफत करनी शुरू कर देंगे, यानी उनके सामानों को नहीं खरीदेंगे या उनकी जो बनाए हुए नियम हैं उन पर नहीं चलेंगे, तो केवल 1 साल के अंदर वहाँ से ब्रिटिश सरकार वापस इंग्लैंड को लौट जाएगी। ये उन्होंने अपनी एक पुस्तक में लिखा है, महात्मा गांधी जी। तो जब वो आए, यहाँ की स्थिति उन्होंने देखी, एक संघर्ष पहले ही करके आए वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद या नस्ल भेदी सरकार के विरुद्ध सफल संघर्ष किया। तो उस संघर्ष के साथ ही महात्मा गांधी जी ने जो संघर्ष करने की पद्धति थी उस सत्याग्रह को अपनाया। केवल सत्याग्रह की पद्धति को उन्होंने अपनाया कि सत्य पर ही रहना है, सत्य की ही बात रखनी है और अहिंसा के साथ रखनी है। किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, केवल अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना है और अहिंसा के रूप में हम उसको कितना परेशान कर सकते हैं वह करना है, बस, बाकी और कुछ नहीं। वह लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे। इसके साथ ही जब भारत में गांधी जी आए तो सर्वप्रथम गांधी जी ने 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह किया। वहाँ दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ, यानी वहाँ क्या होता था, अंग्रेज वहाँ के किसानों के बच्चों को और किसानों को वहाँ ले आते थे अपने बागानों के अंदर बिहार में, और बागानों में ला करके वहीं पर उनको रहने देते थे। उनको अंदर बंद कर लिया जाता था। उसकी थोड़ी चार दीवारी होती थी बागान की, जहाँ वो फसल बागानों के रूप में उगाई जाती थी। तो उनको वहाँ लाने के बाद उनके परिवार से भी उनको फिर मिलने नहीं दिया जाता था, उनको वहीं रखते थे वो लोग। और जब वह काम नहीं करते थे तो उन पर वो कोड़ों से मार फेरते थे, उनको अत्यधिक परेशान करते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह जो किया वो बिहार के चंपारण में किया। वहाँ से उन्होंने किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया कि आप संघर्ष, अपने जो आपका ये दमन हो रहा है इसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाएं और आप सब एकत्र होकर अपनी आवाज़ को उठाएं। इसके बाद गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रह जो किया वो 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। इसमें यह किसान इस कारण से परेशान थे कि इनकी फसलें खराब हो गईं, साथ साथ इनकी फ्लू की बीमारी आ गई उस समय। उसके कारण खेड़ा जिले के किसान
लगान चुकाने की हालत में नहीं थे और वह लगान वसूली में ब्रिटिश सरकार से थोड़ी ढील चाहते थे। वह चाहते थे कि वहाँ पर हमें उस लगान को चुकाने की ढील दे दी जाए या हमारा लगान माफ़ कर दिया जाए, उसको वह चाहते थे कि ऐसा हो जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार बहुत क्रूर थी। लेकिन उसके लिए गांधी जी गुजरात में खेड़ा एक ज़िले का नाम है गुजरात में, खेड़ा ज़िले के, वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा और उसके बाद सरकार को उनकी बात को मानना पड़ा। इसके आगे 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों का सत्याग्रह, तीसरा सत्याग्रह कहा जाता है गांधी जी का। मजदूरों को वेतन बहुत कम मिलता था, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, पूरे दिन वो लोग काम करते रहते थे, लेकिन वेतन उनका नहीं बढ़ाया गया था। ओवर टाइम जिसको हम बोलते हैं ज़्यादा कार्य, 8 घंटे से भी अधिक कार्य वहीं पर रखते थे मिल में उन मजदूरों को, लेकिन वेतन वो लोग नहीं बढ़ाते थे। इसके लिए गांधी जी ने अहमदाबाद गए और अहमदाबाद जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात राज्य का शहर है अहमदाबाद, वहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया और ये इनका तीसरा सत्याग्रह कहा जाता है। अब बच्चों आपके ये विचार उठते हैं कि सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह जो शब्द है कि विचार से सत्य की शक्ति का आग्रह, सत्याग्रह का मतलब है सत्य की शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपका उद्देश्य सच्चा है। यदि आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ, अगर आप संघर्ष अन्याय के खिलाफ करते हैं तो उत्पीड़न से मुकाबला कर सकते हैं। जो आपको उत्पीड़न करता है व्यक्ति, उससे आप मुकाबला कर सकते हैं। ये सत्याग्रह, ये किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ये प्रतिशोध की भावना या आक्रमणता का सहारा लिए बिना कोई प्रतिशोध भी नहीं है, कोई हमें आक्रामक होने की जरूरत भी नहीं है। इसमें केवल सहारा लिए बिना सत्याग्रही यानी सत्य पर चलने वाला सत्याग्रही कहलाता है। केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। केवल सत्य पर चल, ना तो वह किसी प्रकार का कोई हिंसक बात कहे, ना वह कोई आक्रामक रहे, ना शारीरिक बल की इसमें आवश्यकता, केवल सत्य पर चलकर ही अहिंसा के रास्ते पर। इसके लिए दमनकारी जो हमारा शत्रु है, जो हमारा दमन करना चाहता है, जो हमको दबाना चाहता है, उसकी चेतना को हम झिझोड़ सकते हैं, यानी उसकी चेतना को हम हिला सकते हैं। वर्ष 1919 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था रोलेक्ट एक्ट। यह एक्ट इसलिए पारित किया कि जब भारतवर्ष में जन आंदोलन तेजी से बढ़ने लगे, भारतवर्ष के जो राजनेता थे वह अंग्रेजों के खिलाफ नए नए तरीके के जुलूस आंदोलन निकालने लगे, तो वह एक कानून लाए और इस कानून का एक दूसरा नाम भी है रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम है बिना अपील दलील बिना वकील का कानून। बिना अपील दलील वकील का कानून। इसमें ना अपील कर सकते, ना कोई दलील कर सकते, ना किसी वकील की आवश्यकता है। इसमें 1919 में अंग्रेजी सरकार ने एक कानून रॉलेट एक्ट, इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक जेल में, यानी वह कोई राजनीतिक, कहीं किसी ने कोई जुलूस निकाला, कहीं किसी ने सरकार के खिलाफ कोई बात बोल दी या सरकार के खिलाफ किसी ने कोई जन आंदोलन शुरू किया, तो इसको देखते हुए सरकार के पास ये शक्ति आ गई कि वह उनको उठाएगा, सरकार उस व्यक्ति को उठाएगी या कितने भी व्यक्ति हों, उनको 2 साल के लिए जेल में डाल देगी। ऐसा कानून उन्होंने निकाला। इसलिए इस कानून को दूसरा नाम दिया गया बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून। ये नाम इसको दिया गया। यानी जो भारतीय जनता थी, भारतीय जनता ने इस कानून को इस नाम से संबोधित किया। इसके बाद गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ एक रॉलेट सत्याग्रह का आरंभ किया, जो गांधी जी का चौथा सत्याग्रह कहा जाता है, यानी नंबर 4 का सत्याग्रह कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में की गई, जिसको सभी व्यापारिक, किसान,
मजदूर सभी ने जिसको माना और अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग रूप से इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस सत्याग्रह को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो देखनी है, इसके साथ साथ इसकी PDF आपको प्राप्त होगी। वीडियो से समझें, कुछ PDF फाइल से समझें और ये अपनी आपको सही से समझना है। इसके बाद जो इसी अध्याय का अगला भाग है वो आपको अगली वीडियो में प्राप्त होगा।